जय हिंद साथियों। तो साथियों आज यानी कि 24 जनवरी को जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें मैथ में जो प्रश्न पूछे गए हैं पूरे 15 के 15 प्रश्न आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे। तो सभी साथी अंत तक बने रहें और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा निवेदन है कि वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया है, 3 सही 1/3 समकोण में डिग्री ज्ञात कीजिए। तो 3 सही 1/3 में कितनी डिग्री होंगी ये हमें ज्ञात करना है। तो आपके सीटेट एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आपके आने वाले एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सोल्व करेंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जो हमारी मिश्र भिन्न दे रखी है इसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे और साधारण भिन्न में किस तरीके से बदलेंगे, यहां गुणा कर देंगे और ऊपर जोड़ देंगे, यानी कि 3 3 9 9 और 1 10, यानी कि हमारा आ जाएगा 10/3। ये तो हमारी भिन्न आ गई। अब 10/3 में कितने समकोण होंगे, हमें पता है कि समकोण की डिग्री कितनी होती है, 90 डिग्री का एक समकोण होता है। तो 10/3 गुणा 90। आगे सोल्व करेंगे इसको, अगर हम 3 से 90 को काटेंगे तो 3 3 9 30 आ जाएगा और आगे हम 10 गुणा 30 आ जाएगा हमारा और आगे गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 जीरो इसके पीछे लगा देंगे, यानी कि हमारी डिग्री कितनी आ गई इसमें, हमारी डिग्री आ गई है 300। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको हर एक एनालिसिस की वीडियो में बताता हूं कि ऑप्शंस मैच नहीं करना है आपको, ऑप्शंस हमने अपनी तरफ से रखे हैं, हमें सिर्फ क्वेश्चन मिले हैं। तो ये मत सोचना कि आपके पेपर में कुछ और ऑप्शंस थे और यहां पर कुछ और ऑप्शंस है, तो ऑप्शन तो अलग होंगे ही क्योंकि ऑप्शंस हमने अपनी तरफ से रखे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संख्या 3465 में यदि दूसरे व तीसरे और पहले व चौथे अंक को आपस में बदल दिया जाए तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो पिछला सीटेट का एग्जाम हुआ उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो लिखेंगे इस संख्या को, ये जो संख्या दे रखी है 3 4 6 5 और स्थान किस किस के बदले गए हैं, दूसरे और तीसरे का। पहले किसका बदला गया, दूसरे और तीसरे का। दूसरा ये रहा हमारा और तीसरा ये रहा, इनका स्थान आपस में बदल दिए गए हैं। तो पहले 6 आ जाएगा और बाद में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमने इन दोनों के स्थान बदल दिए। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है कि पहले और चौथे का स्थान आपस में बदल दिया है। तो पहला अंक हमारा ये 3 है और चौथा अंक है हमारा 5, इनके स्थान में बदल दो, 5 पहले आ जाएगा और 3 हमारा लास्ट में पहुंच जाएगा। और आगे क्या करना है, हमें योग करना है इनका। तो जोड़ देते हैं इनको, देखते हैं क्या आता है। 5 और 3 8 हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 और 4 10 और 1 हासिल का 11, 11 का 1 आ जाएगा, फिर हासिल 1 लगेगा हमारा, 5 और 3 8 हो जाएगा और 8 और 1 हासिल का 9, यानी हमारी जो संख्या निकल कर आ रही है इनका योग करने के बाद वो आ रही है 9108, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर 4, 9108 ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है हमारा ये। तो प्रश्न नंबर 3 सोल्व करने से पहले एक बात डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने कल एनालिसिस कराया था आपको 23 जनवरी वाला, उसमें बहुत साथियों के कमेंट आए थे 3 क्वेश्चनों को लेकर। पहला क्वेश्चन था 1000 के अभाज्य गुणनखंड, इससे संबंधित था। जो दूसरे आपके कमेंट आ रहे थे भिन्नों वाले जो आपको सवाल कराया था कि जिसमें हमें सबसे छोटी भिन्न पता करनी थी, तो उसमें कमेंट आ रहे थे कि वो समझ में नहीं आया था और इसमें बहुत बड़ा डाउट था 1000 के अभाज्य गुणनखंडों में। तो कुछ साथी कह रहे थे कि इसका आंसर 6 होगा क्योंकि 6 अभाज्य गुणनखंड है और हमने आपको इसका आंसर 2 बताया था। और एक क्वेश्चन और था आपका जिसमें केले के गुच्छे से संबंधित प्रश्न था। तो ये तीनों प्रश्न जो है हम वीडियो के अंत में फिर से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो जिन साथियों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए थे वो वीडियो के अंत में जरूर देखें। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। ये जो आपको सीरीज दे रखी है इसमें हमें जो 2 रिक्त स्थान दे रखे हैं, इन 2 रिक्त स्थानों में संख्या का पता करना है कि कौन सी संख्या आएगी। अब हमें यहां पर दिखाई दे रहा होगा, तो अगर हम एक संख्या को छोड़कर देखें तो 21 के बाद 31 आ रहा है, 31 के बाद 41 आ रहा है, यानी कि कितने का अंतर आ रहा है, प्लस का 10 हो रहा है हर बार, यहां पर प्लस का 10 हो रहा है। और अगर इस वाली सीरीज की बात करें 41 के बाद 51, 51 के बाद 61, इसमें भी प्लस हमारा 10 हो रहा है, इस तरीके से प्लस 10 हो रहा है। तो यहां पर जो अगली संख्या आएगी यहां पर प्लस 10 कर देंगे इसमें, अगर प्लस 10 करेंगे तो हमारी जो संख्या आएगी वो हमारी 51 आ जाएगी। और अगर हम यहां पर प्लस 10 करेंगे, यहां पर प्लस 10 करेंगे तो हमारी संख्या क्या आएगी, हमारी संख्या आ जाएगी 71, यानी कि हमारा 51 और 71 ये सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 51 और 71। इस तरीके से हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक लड़के ने 25 लीटर के जूस की 3 बोतल खरीदी हैं, तो इस जूस से 750 ml माप की कितनी बोतलें बनाई जा सकती हैं, यह हमें बताना है।
तो भी उसने 3 बोतल खरीदी है 25 लीटर जूस की, तो 3 गुणा 25 टोटल जूस की मात्रा आ जाएगी, तो 25 या 75 लीटर हमारा टोटल जूस हो गया। तो इतना समझ में आ गया आपको। उसने 3 बोतल खरीदी थी, एक बोतल में कितना जूस था, 25 लीटर जूस था, तो टोटल जूस कितना हो गया हमारा 75 लीटर जूस हो गया। 25 या 75 इनके गुणा कर दिया आपस में। अब जो हमें बोतलें बनानी है वो कितने की बनानी है, 750 ml की बनानी है, मिलीलीटर की। हमारा जो अभी निकल कर आया जूस ये है लीटर में, तो पहले इस लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1 लीटर इक्वल टू होता है हमारा 1000 ml, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है, इसलिए 75 लीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा सीधा सीधा 75,000 ml। तो इतना समझ में आ गया आप सभी को। अब क्या करेंगे, ये जो 75,000 ml जूस है हमारा, इसी से बोतलें भरनी है हमें 750 ml की। तो कुछ नहीं करना है, इस 75,000 को 750 से भाग दे देनी है, 75,000 को 750 से भाग दे देनी है, 0 से 0 कट जाएगा और 75 से हमारा 75 कट जाएगा, पीछे 2 0 ऐसे के ऐसे लगा देंगे। तो जो हमारी बोतलें भरेंगी वो भरेंगी टोटल 100। तो ऑप्शन नंबर 3 100 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। तो कल भी इस तरीके का क्वेश्चन हमने आपको कराया था, वो दशमलव में दे रखा था और यहां पर कोई भी दशमलव नहीं है, तो इनको अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। पहले हम वो संख्या लिखेंगे जो सबसे बड़ी है। तो देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 408 है, 401 है, 424, 443। तो 443 हमें यहां से सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसको लिख लेंगे, 443 सबसे बड़ा हो जाएगा। इसके बाद 443 का हमारा काम खत्म हो गया। अब इससे छोटा देखेंगे तो हमारे पास 434 है, इससे छोटा 434 लिख लेंगे। 434 के बाद जो हमें दिखाई दे रहा है 424 लिख लेंगे। इसके बाद होगा 424 के बाद हमारा होगा 419 लिख लेंगे और 419 के बाद आ जाएगा हमारा 408, तो 408 हो गया यहां पर, और लास्ट में हमारा आ जाएगा 401। तो इस तरीके से इनका अवरोही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक आयत में कितनी सममित रेखाएं होती हैं। तो कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि एक वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती है, जिसका आंसर हमने बताया था इनफाइनाइट होती है, यानी कि अनंत सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं एक वृत्त में इस तरीके से। अब आज हमसे पूछा गया है कि एक आयत में कितनी सममित रेखाएं होती हैं। तो भाई हमने एक आयत बना लिया यहाँ पर, तो एक आयत में हम कितनी सममित रेखाएं खींच सकते हैं, एक तो इस तरीके से खींचेंगे और एक ऊपर से खींचेंगे, तो टोटल हम 2 सममित रेखाएं खींच सकते हैं एक आयत में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक पौधे की 15 दिन की वृद्धि का अवलोकन कीजिए। एक तरफ दिन दे रखे हैं, दूसरी तरफ लंबाई दे रखी है कि कितने दिन में उसकी कितनी लंबाई बढ़ रही है, और हमें बताना क्या है, इसमें अधिकतम और न्यूनतम वृद्धि की अवधि ज्ञात करनी है कि किन दिनों में उसकी लंबाई सबसे ज्यादा रही है और किन दिनों में उसकी लंबाई सबसे कम बढ़ी है। तो यहां पर इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। भाई यहां की बात करें तो हमारी कितनी वृद्धि हो रही है, 1.4 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी लंबाई 0 सेंटीमीटर थी। और यहां पर कितनी वृद्धि हो रही है, यहां पर हमारी वृद्धि हो रही है 5.3 में से अगर हम 1.4 को माइनस करेंगे तो हमारी आएगी इसमें से 13 हो जाएगा। 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, यानी कि 2.9 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है यहाँ पर। अगर हम इन दोनों की बात करें यहाँ की, तो घटाएंगे 9.5 में से घटाएंगे हम कितना, 5.3 घटाएंगे, 5.3 घटाएंगे तो 5 में से 3 गया 2, 9 में से 5 गया और 4.2 की वृद्धि हो रही है हमारी यहाँ पर। ठीक है, इतना आ गया अब सेंटीमीटर की। अब इन दोनों को घटाएंगे अगर हम 10.3 में से, 10.3 में से कितना घटाना है हमें, 9.5 घटाना है, 9.5 घटाएंगे, दाएं ले लेंगे 13 हो जाएगा, 13 में से 5 घटाएंगे 8 बचेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं हो जाएगा, 0 लगा देंगे क्योंकि 9 बचेगा, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि जो इसमें इस वाले गैप में जो वृद्धि हो रही है 0.8 सेंटीमीटर की। एक बचता हमारा लास्ट को भी घटा लेंगे, ये डायरेक्ट घटा लेंगे हम यहाँ से, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यानी कि यहाँ पर जो हमारी वृद्धि होगी वो होगी 0.6 सेंटीमीटर की। तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस अवधि में अधिकतम वृद्धि हुई है और किस अवधि में न्यूनतम वृद्धि हुई है। तो अगर हम सबसे ज्यादा वृद्धि की बात करें तो हमारी 4.2 सबसे ज्यादा वृद्धि दिखाई दे रही है, और ये कहां पर हुई है, ये हुई है 6 से 9 तक, छठे दिन से 9वें दिन के बीच तक, छठे दिन से 9वें दिन तक बीच तक हमारी सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। तो सबसे ज्यादा अधिकतम वृद्धि में तो हमारा ये आ गया 6 से 9वें दिन, 6 से 9 आ गया, और सबसे कम वृद्धि किसमें हुई है, हमारी हुई है लास्ट में आकर, जिसमें जो हमारा 0.6 है, ये हमारी 12 से 15, हाँ 12 से 15 है, तो 12 से 15वें दिन के बीच में हमारी सबसे कम वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लगा लेंगे जो भी हमारे ऑप्शंस में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत से साथियों का ये क्वेश्चन गलत गया होगा।
तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। लकड़ी के एक तख्ते की लंबाई 12 मीटर है। एक लकड़ी का तख्ता दे रखा है और इसकी टोटल लंबाई कितनी दे रखी है, 12 मीटर दे रखी है। और आगे क्या दिया हुआ है, इस तख्ते को 10 टुकड़ों में काटना है। यानी कि इस तख्ते के कितने टुकड़े बनाने हैं, हमें टोटल 10 टुकड़े बनाने हैं। यदि एक टुकड़े को काटने में 2 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है तो कुल समय कितना लगेगा, यह ज्ञात करना है। तो इसके 10 टुकड़े बनाने में हमें कितना समय लगेगा और एक टुकड़े को काटने में 2 मिनट 15 सेकंड का समय लग रहा है। तो यहां पर ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है कि इसके 10 टुकड़े बनाने हैं। इसका मतलब इसको कितनी बार काटना पड़ेगा भाई, किसी चीज के 10 टुकड़े बनाएंगे तो उसको 9 बार काटेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहां पर 9। अब 9 बार काट दे, देखो आपको 10 टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने काटा कितनी बार है, टोटल हमने 9 बार काटा है सिर्फ। और हमारे टुकड़े कितने बन गए, टुकड़े बन गए हमारे 10। तो ये नहीं करना है कि आप 10 से इसको गुणा कर दो डायरेक्ट 2 मिनट 15 सेकंड को, तो 10 से गुणा हमें इसकी 2 मिनट 15 सेकंड की 2 मिनट 15 सेकंड की नहीं करनी है। इससे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हमें 9 बार काटना, 10 बार नहीं काटना। 10 हमें टुकड़े बनाने हैं, तो अगर हम 9 बार इसको काटेंगे तब हमारे 10 टुकड़े बनेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब 9 से गुणा कर देंगे, पहले 2 मिनट की गुणा कर लेते हैं। 2 मिनट की गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा। अब आगे 15 सेकंड की गुणा कर लेते हैं। 9 गुणा 15 करेंगे तो हमारे कितना जाएगा, 15 नम्मा 135। 135 सेकंड होते हैं, ये हमारा एक है। 135 सेकंड होते हैं, तो 135 सेकंड के हम मिनट बना लेंगे। 135 सेकंड के अगर हम 120 इसमें से घटाएं यानी कि 2 मिनट निकाले तो हमारा 15 सेकंड और बचेगा। ठीक है, तो इसमें कोई 2 मिनट जोड़ देंगे तो हमारा जो टाइम निकल कर आएगा वो आएगा 20 मिनट और 15 सेकंड। 20 मिनट और 15 सेकंड आ जाएगा। तो आई थिंक सभी को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो 20 मिनट 15 सेकंड ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 25 गुणा 34 गुणा 22 गुणा 15 गुणा 30, ये जो दे रखा है इसके गुणनफल के अंत में शून्य नहीं होगा साथियों, यहां पर होगा शून्य। यहां पर क्या होगा, शून्य होगा। शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल में कितने शून्य होंगे ये हमें बताना है। अब देखो पहले हम इसके गुणाखंड कर लेते हैं इसी तरीके से। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और 34 को क्या लिख सकते हैं, 34 को लिख सकते हैं हम 17 गुणा 2। 17 गुणा 2 लिख लिया। 22 को क्या लिखेंगे, 11 गुणा 2 लिख लेंगे। 11 दूनी 22 होता है। और 15 को लिख लेंगे हम 5 गुणा 3। और 30 को लिख लेंगे हम 3 गुणा 10। 10 ऊपर लिख लेते हैं, 3 गुणा 10 ये लिख लेंगे हम इसको। तो अब हमारी गुणा में कितने जीरो आएंगे, देखो एक जीरो तो यहां से आ सकता है, 5 गुणा 2। 5 की 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। कर लेंगे यहाँ पर 5 गुणा 10, इनकी दोनों की गुणा कर ली। गुणा 17 का ऐसा कैसे ही लिख दिया। आगे 11 है, ये भी ऐसा कैसे ही लिख दिया। और इन दोनों की गुणा कर लो तो ये आएगा 5 दूनी 10 और 3 ऐसा का ऐसे लिखा रहेगा 2 ये वाला, और लास्ट में हो जाएगा 10। तो देखो अब जो हमारी संख्या बच रही है जीरो से अलग वाली, इनकी गुणा करेंगे तो हमारा कभी जीरो नहीं आएगा। देखो अगर हम 17 से 5 की गुणा करें तो 17 पंजे 85 आ जाएगा। लास्ट में 5 आ गया और लास्ट में 5 की गुणा इससे करेंगे 5 तिया 15, फिर लास्ट में 5 आ गया, फिर 5 से गुणा करेंगे 5 तिया 15 आ जाएगा, फिर लास्ट में 5 आएगा और 5 एकम 5 करेंगे, फिर लास्ट से 5 में आ जाएगा, 5 ये आ जाएगा। तो हमारे जीरो कितने आ रहे हैं, एक जीरो ये हो गया, एक जीरो ये हो गया और एक जीरो हमारे ये हो गया। तो टोटल हमारे कितने जीरो हो गए, 3 जीरो हो गए इसमें, यानी कि 3 शून्य हो गए। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, 3, ये हमारा इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है। नीचे फलों का मूल्य दिया हुआ है कि भाई जो आम है ये 100 रुपए प्रति किलोग्राम दिया हुआ है, संतरा आपका 160 रुपए प्रति किलोग्राम है, सेब का मूल्य है 250 रुपए प्रति किलोग्राम और नारियल का मूल्य है 40 रुपए, यानी कि एक नारियल आपका 40 रुपए का है। अब हमें बताना क्या है, इसमें हमें बताना है 2 किलोग्राम आम, 500 ग्राम यानी कि आधा किलो संतरा और आधा किलो ही हमारे सेब यानी कि 500 ग्राम और 2 नारियल का मूल्य ज्ञात करना है। इन सभी सामग्री का मूल्य क्या होगा यह हमें बताना है। तो देखेंगे इसको, 2 किलोग्राम आम में सीधी सी बात है, 1 किलोग्राम आम 100 रुपए के, तो 2 किलो कितने के हो जाएंगे, 2 किलो आम हमारे 200 रुपए के हो जाएंगे। सीधी सी बात है, इसमें कोई कैलकुलेशन तो नहीं है। 1 किलोग्राम आम 100 रुपए के, 2 किलो 200 रुपए के। अब आगे क्या दिया हुआ है, 500 ग्राम संतरा यानी कि आधा किलो संतरा। आधा किलो संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 1 किलो संतरे का मूल्य 160 है, तो आधा किलो का कितना हो जाएगा, आधा कर देंगे इसका, यानी कि 80 रुपए हो जाएगा। तो इतना तो हम जानते ही है ना, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आगे आधा किलो सेब दे रखा है। अब 1 किलो सेब 250 रुपए के हैं, तो आधा किलो आधा मूल्य हो जाएगा, 250 का आधा कितना हो जाएगा। तो अगर हम इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125 रुपए हो जाएंगे। हालांकि मैंने कैलकुलेशन कर दिया, लेकिन कैलकुलेशन की इसमें भी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो 125 यहां पे लिख लेंगे। ठीक, अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ 2 नारियल का मूल्य। एक नारियल हमारा 40 रुपए का, तो 2 नारियल कितने के, 80 के हो जाएंगे।
ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे, ऊपर से 5 आ जाएगा, 8 और 2 10, 10 और 8 18 का 8 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगा, 2 और 1 3 और 1 हासिल का हमारा 4, 485 रुपए हो जाएगा आपका इन सभी सामग्री का मूल्य। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत से साथी कमेंट करते हैं नीचे कि सर आप बहुत तेज तेज पढ़ाते हो, तो आज तो स्पीड हमारी स्लो है। तेज पढ़ाने का यही मीन्स है कि आपका टाइम खराब ना हो, आपको वीडियो स्पीड मोड में करके ना देखनी पड़े, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। चलो अब से थोड़ा स्लो कर देते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है दशमलव के जोड़ घटा से संबंधित। इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, बाद में आपस में घटा देना है। तो पहले जोड़ ही लेते हैं इस तरीके से, 4.04। देखो दशमलव के जोड़ घटा करने के लिए एक ही बात का ध्यान रखना है कि दोनों संख्याओं की दशमलव के नीचे दशमलव आनी चाहिए, दशमलव को आगे पीछे ना करें, बाकी अंक आपके चाहे इधर उधर होते रहे, ठीक है। तो ये हमने 4.04 लिख लिया। अब इसका दशमलव, पहले दशमलव के नीचे दशमलव ही लगा लेंगे, और लास्ट में क्या लिखा हुआ 1 2 1, चाहे ये एक हमारा बाहर निकल जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का है, दशमलव की जगह दशमलव लगा होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। आगे क्या है 6, संख्या हम बाद में लिखेंगे, पहले हम ये लिख लेंगे कि दशमलव हमारी है कहां पर, ठीक है। 6 लिख लिया हमने यहां पर। अब जितने भी अंक की जरूरत पड़ती है उतने जीरो लगा लो, यहां पे जरूरत पड़ी हमने जीरो लगा लिया। इन दोनों को जोड़ना, जोड़ लेंगे, 1 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दशमलव लगा लेंगे, 6 और 4 10 हो जाएगा। इनको जोड़कर हमारा ये आ गया। अब इनको भी जोड़ लेते हैं इधर वालों को, इनको भी इस तरीके से लिखेंगे 2.027 और 4.450 जोड़ लेंगे, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें से पहले वाले में से हम दूसरे वाले को घटा देंगे, फिर यहाँ पे लिख लेंगे हम इनको अलग, 10.161, इसमें से घटाना हमें, दशमलव के नीचे दशमलव लगा ली, इधर हमारा 6 है और इधर हमारा 4 7 और 7, घटाएंगे इसको तो इधर से दाएं लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में 7 घटाएंगे 4 बचेगा, यहाँ हमारा 5 बचेगा, और इधर से दाएं लेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 7 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पर हमारा 0 बचा। फिर इधर से दाएं लेंगे, फिर यहां से इधर दाएं लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10, 0 बचा था ना यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा 10, 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, दशमलव लगा लिया हमने फिर, ठीक है। तो यहाँ हमारा कितना बचा था, 9 बचा था, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो जो हमारा घट घटाकर लास्ट में जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा 3.684, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3.684, ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, किसी घन के एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो घन के सभी किनारों की कुल लंबाई कितनी होगी ये हमें बताना है। तो पहले एक घन बना लेते हैं, यहां पर इस तरीके से घन बना लेंगे एक, और इस घन का हमें क्या दिया हुआ है, एक फलक का परिमाप दिया हुआ है। अब फलक किसको कहते हैं, फेस को हम फलक कहते हैं, घन की फेस को फलक कहा जाता है। तो जो हमारी फेस होती है वो बिल्कुल एक साइड होती है इस तरीके से ये वाली, और इस साइड का हमें क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है 40 सेंटीमीटर। और हमें क्या बताना, किनारों की कुल लंबाई बतानी है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि एक घन में कितने किनारे होते हैं, किनारे का मतलब होता है एज, तो एक घन में हमारी टोटल 12 एज होती हैं। और एक फेस में कितनी एज होती है, एक फेस में हमारी 4 एज होती है, 1 2 3 4 होगी, और इनका ही परिमाप दे रखा हो। परिमाप क्या होता है, इन चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा। तो इसको अगर हमें यहां से एक किनारे की लंबाई निकालनी हो, यानी कि एक एज की लंबाई निकाल लिए, तो 40 को किससे भाग कर देंगे, 40 को 4 से भाग कर देंगे, हमारी एक किनारे की लंबाई आ जाएगी, जो कि हमारी आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक किनारे की लंबाई हमारी 10 सेंटीमीटर आ गई, और किनारे कितने होते हैं हमारे घर में, टोटल 12 होते हैं, और टोटल लंबाई निकाल लियो तो हम क्या करेंगे, 12 से 10 की गुणा कर देंगे, सीधा सवाल है 120 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन हमने आपको कराया, हमें पूरा एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये क्वेश्चन क्या था, लेकिन कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था, फलक का परिमाप दे रखा था, या फिर कुछ और दे रखा हो, क्षेत्रफल दे रखा हो, लेकिन इस टाइप का आपका क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, राधा की 3 सहेलियों ने उसे अपना 1/4 भाग दिया, और एक किसी दूसरी सहेली ने उसे आधा भाग दिया है। तो अब राधा के पास टोटल कितना हिस्सा हो गया यह हमें बताना है। तो देखेंगे इस सवाल को, तो राधा की 3 सहेलियों से 1/4 भाग दिया है, तो इसको हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि तीनों ने 1/4 दिया, इस तरीके से 1/4 1/4 1/4, नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 3 गुणा 1/4, इस तरीके से भी कर सकते हैं, 3 गुणा 1/4। हाँ, तो किसी भी तरीके से कर लो, आपको आंसर हमारा सेम ही आना है। तो इस तरीके से कर लेते हैं कि 3 सहेलियों ने 1/4 1/4 1/4 दिया, और एक सहेली ने उसे कितना दिया है, 1/2, आधा का मतलब होता है 1/2 भाग, और उसके पास कितना हिस्सा हो गया, कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, सीधा 4 एलसीएम आ जाएगा, और ये वाला हो जाएगा 1 + 1 + 1, 3 तो 1 आ जाएंगे यहाँ पर, और ये हमारा जाएगा 2 दूनी 4, तो 2 ऊपर जाएगा इस तरीके से। तो हमारा जाएगा 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5, यानी कि हमारा 5/4 आ जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगर आपका जो उत्तर दे रखा है वो मिश्र भिन्न में दे रखा हो, तो 4 से इसको भाग कर लेंगे, तो हमारा जाएगा 4 × 4
और ऊपर 1 बचेगा 1/4। इस तरीके से भी आपका आंसर जाएगा। अगर आपका आंसर मिश्र भिन्न में दे रखा हो तो 4 × 4 और 1 5, हाँ ये आ जाएगा एक सही 1/4। तो जो भी आपके ऑप्शन में रहा हो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। केवल 1 का प्रयोग करके, यहां पर ध्यान दीजिएगा, केवल 1 का प्रयोग करके 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंकों की 5 संख्या बनाइए और उनका योग ज्ञात कीजिए। तो हमें सिर्फ 1 का प्रयोग करना है और पहले हमें 1 अंक की संख्या बनानी है, 2 अंक की संख्या बनानी है, 3 अंक की संख्या बनानी है, 4 अंक की और फिर 5 अंकों की, और सभी को लिखकर उनका योग ज्ञात करना है। तो देखेंगे हम पहले बनाएंगे 1 अंक की संख्या। भाई हमने एक बार 1 लिख दिया तो 1 अंक की संख्या हो गई। अब दूसरी संख्या में कितने बनानी है, 2 अंकों की बनानी है, लिख देंगे इस तरीके से। अब हमें 1 से अलग कोई दूसरा अंक यूज नहीं करना कि हम 2 लिख दें, यहाँ पर 0 लिख दें, 3 लिख दें, नहीं, 1 का ही प्रयोग करना है, लेकिन अंक बढ़ाते चले जाने। आगे 3 अंकों की बनाएंगे तो 3 बार 1 लिख देंगे, 4 अंकों की बनाएंगे इस तरीके से 4 लिख देंगे, 5 अंकों की बनाएंगे 5 लिख देंगे, इन सबको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5, 5 आ गया, इधर जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, 4 आ गया, इधर जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि जो हमारी संख्या आएगी वो कुछ इस प्रकार से जाएगी 1 2 3 4 5, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर 2, 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। अगर आप सभी को हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें सभी साथी। तो गुणनफल निकालना है दशमलव की संख्या का, निकालेंगे 101 लिख लेते हैं इसको दोबारा, 01 गुणा 0.001। अब यहां से थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि इसमें कोई भी दशमलव नहीं है। जब कोई भी दशमलव नहीं है ये मान लेंगे तो हमारा यहां पर 1 बचेगा, या दोबारा से लिख लेते हैं नीचे को 101 01 गुणा 1, ये बचेगा। दशमलव हमने हटा दिया अपनी तरफ से सोचकर ऐसे कि दशमलव नहीं है। अब 1 से गुणा करेंगे तो हमारी यही वाली संख्या आ जाएगी दोबारा से, इस संख्या को यहां पे लिख लेंगे 10101। अब हम देख लेंगे दशमलव कितने अंकों के बाद थी। देखो भाई 3 अंक तो इसमें थे दशमलव के बाद में, 3 अंक इसमें थे और 2 अंक इसमें थे। टोटल कितने अंकों के पहले दशमलव लगेगी, 5 अंकों के पहले लगेगी, क्योंकि 3 इसमें थे और 2 इसमें थे। गिन लेंगे 1 2 3 4 5 और यहां पर दशमलव लगा देंगे, हम आगे 0 लगा देंगे जिससे कि हम अच्छे से लगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.101, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 15 प्रश्न जो आपके आज 24 जनवरी का जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो अब हम जो कल आपके प्रश्न कराए थे, हमने एनालिसिस कराया था, उसमें जो आपका डाउट था जिन प्रश्नों में, उन प्रश्नों को देख लेते हैं हम। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे 1000 के अभाज्य गुणनखंड से जो संबंधित था। 1000 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल ली थी इसमें। तो 2 से निकालेंगे 500 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 250 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो हमारा 125 आ जाएगा, 5 से करेंगे 25 आ जाएगा, और फिर 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, और फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे जो गुणनखंड आए थे वो ये आए थे, 2 आया था 3 बार, और फिर 5 आया था हमारा और 3 बार। तो जैसा कि आप सभी के कमेंट आ रहे थे, आप कह रहे थे कि ये 6 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे इनके, कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए, 6 हो गए। देखो ये 6 आंसर उस तरीके से ठीक हो सकता था अगर आपसे पूछा जाता कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। अगर आप जो उसमें पूछा गया था कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, अगर उसको आप अगर कुल समझ रहे हो तो आपका आंसर यही ठीक हो जाएगा कि 6 इसमें अभाज्य गुणनखंड होंगे। ये हमें साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमारा 2 भी आंसर ठीक होगा, जो मैंने आपको बताया था। वो किस प्रकार से ठीक होगा कि यहां पर 2 ही अभाज्य गुणनखंड है, एक 2 है और दूसरा 5 है। तो दोनों तरीके से इसका आंसर ठीक हो सकता है। अब वेट करते हैं कि जो हमारा सीटेट वाले हैं ये कौन सा आंसर ठीक मानते हैं, 6 को ठीक मानते हैं या फिर 2 को ठीक मानते हैं। तो इसमें एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं था, बस ये था आपका 6 भी आंसर ठीक हो सकता है, कहने का मतलब ये था। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो आपका प्रश्न था सबसे छोटी भिन्न पता करने का। तो देखो जैसे यहां पर कुछ भिन्न दी हुई है, मैं अपनी तरफ से कोई भिन्न लिख लेता हूं। 3/8 लिख लिया हमने यहां पर, और एक 6/15 कर लेते हैं, 6/15। हालांकि ये कट जाएगा, 7/15 कर लेते हैं इसको, 7/15। अगर आपकी 2 भिन्न दी हुई है तो एक तरीका तो आपका ये होता है सबसे छोटी भिन्न निकालने का कि इनकी तिरछी गुणा कर दो, ठीक है, तिरछी गुणा कर दो तब हम पता लगा लेंगे। यानी कि 15 × 45 हो जाएगा यहाँ पर, और हो जाएंगे तो 8 × 7 = 56 हो जाएगा। अब छोटा ये आ रहा है इधर वाली साइड, तो हमारी ये वाली भिन्न छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। अब मान लो हमारे पास एक भिन्न दे रखी है, ये जो 7 है, यहाँ पर ये 7 दिया हुआ आपका 7 है। अब इसमें हम एक भिन्न ले लेते हैं, वो भिन्न ले लेते हैं हम 1/8, नहीं 1/8 नहीं लेते हम, यहाँ पर लेते हैं 4/9 ले लेते हैं, ठीक है, 4/9 ले ली। अब मैंने जो तरीका बताया था आपको इसमें से घटाने का, वो तरीका ये था कि अंश और हर का डिफरेंस कर दो। अंश और हर का डिफरेंस मतलब जो बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को घटा दो। अब अगर हम यहां से घटाएंगे 8 में से इस 3 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
अब यहाँ 15 में से 7 को घटाएंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, और 9 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। अब क्या करना हमें आगे, यहाँ पर अंश में एक एक जीरो बढ़ा दो, इस तरीके से बढ़ा दे जीरो। अब भाग कर लो, अब जीरो क्यों बढ़ाया, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, नहीं तो वैसे हम उसको ही भाग कर सकते हैं, ऐसे के ऐसे ही अंश को जैसे लिखा हुआ था हम जीरो बढ़ा लेंगे तो हमारी थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, 5 से इसको भाग करेंगे, 5 छंग 30, 6 आ गया हमारा, 6 आ गया यहाँ पर। 8 से 70 को भाग करेंगे तो हमारा कुछ हमारा आ जाएगा 8 नंबर 72, 8 अट्ठे 64, और 6 हो जाएगा तो हमारा जाएगा 8 सत्ते 56, मतलब लगभग इतना जाएगा 8.7। पूरी भाग हमें नहीं करनी है, कुछ अप्रोक्स में ही हमें वैल्यू निकालनी है। 8.7 आ गया, और 5 से इसको भाग करेंगे तो हमारा जाएगा 5 अट्ठे 40। ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 6 है, तो ये जो भिन्न थी हमारी 3/8, 3/8 ये हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। ये तरीका था हमारा सबसे छोटी भिन्न पता करने का, जो आप कंफ्यूज हो रहे थे इसमें। अब बात करते हैं सबसे बड़ी, ये 8.7 सबसे बड़ा आ रहा है, तो हमारी जो 7/15 है ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो अगर आपको इसे अपना आंसर भी वेरीफाई करना तो आप इसका एलसीएम लेके कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा तरीका हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई थी। डिफरेंस निकालना है दोनों का, और ऊपर जीरो बढ़ाकर अंश में उस डिफरेंस से अंश को भाग कर देनी है, जिसमें सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। अब एक सवाल और था आपका केले के गुच्छे से संबंधित जो था, उसमें क्या बोला गया था, उसमें यह बोला गया था कि आपके पास दो गुच्छे हैं केले के, एक ए है एक बी है। अब जो ए वाला गुच्छा है उसमें बी वाले से 1/4 अधिक है। ठीक है, बी जो ए वाला गुच्छा है इसमें जो केले हैं वो बी वाले से ज्यादा है, और कितने केले ज्यादा है, 1/4 है। अगर मान लो इसमें हम 10 केले हैं, इसमें कितने केले हैं, 10 नहीं 40 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें मान लो 40 केले हैं। ठीक है, बी वाले गुच्छे में कितने केले हैं, 40 केले हैं, तो इसका 1/4 अधिक है इसमें, यानी कि 40 तो इसमें होंगे ही, लेकिन इसका 1/4 और होंगे ए वाले गुच्छे में। अब इसका 1/4 निकालेंगे, 40 का 1/4 कितना होता है, 4 का 4, 4 ढाई 40, यानी 10 केले और ज्यादा होंगे, 10 और जोड़ देंगे तो उसमें कितने केले हो गए, टोटल 50 केले हो गए। भी समझ में आ गया। इसमें कितने केले थे, 40 केले थे, हमने माना है, ये वैल्यू नहीं दी हुई है, हमने माना है कि इस वाले बी वाले गुच्छे में 40 केले हैं, और क्वेश्चन में ये कहा गया था कि जो इस वाले गुच्छे में जो केले होंगे इसमें से 1/4 और ज्यादा होंगे, यानी कि इसमें अगर 40 होंगे तो 40 तो इसमें होंगे, 1/4 और ज्यादा होंगे इसमें। 1/4 निकाल लिया 40 का हमारा, तो कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, अब हमारा जो आंसर से अभी जो हमने कैलकुलेशन करी है, इससे हमारे इसमें 50 केले आ गए और इसमें 40 केले आ गए, और ये इतने हैं नहीं, हमने सिर्फ माने हैं। ठीक है, तो इनका जो अंतर है वो कितना आ गया, इनका अंतर आ गया हमारा 10। अगर इस वाले पहले वाले गुच्छे में से दूसरे वाले गुच्छे घटा देंगे तो 10 अंतर आ गया। ये तो हमारा माना हुआ अंतर आया है ना 10, लेकिन जो क्वेश्चन में दे रखा था उसमें दे रखा था इन दोनों का जो अंतर है वो 3 है, इन दोनों के जो केलों का अंतर है वो 3 है, यानी कि 10 की वैल्यू सीधी सीधी 3 दी हुई है। यहां से ये मतलब हो गया, क्योंकि 10 हमारा मानी हुई संख्या है, और 10 की वैल्यू एग्जैक्ट में कितनी होगी, 3 होगी। 10 की वैल्यू 3 होगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/10 हो जाएगी। अब किसी की वैल्यू निकाल दो, 50 की निकालने की, ए में कितने गुच्छे थे, तो 50 यहाँ लिख दो, 0 से 0 काट देंगे, 5 दिया 15 आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से कर लेंगे आप, 15 ही आंसर आएगा। ये तो अनुपात के हिसाब से हो गया। अगर आप x मान के करेंगे आंसर आपका उससे भी 15 आएगा, लेकिन बहुत ही बड़ा लेंथी हो जाएगा आपका सवाल, हार्ड हो जाएगा उससे। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन, एक्सप्लेन भी करा दिया हमने आपको, जो 23 जनवरी को जो भी आपको कंफ्यूज हो रहे थे और जिन क्वेश्चनों में। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे साथ बने रहें इसी तरीके से। वीडियो को लाइक कर दें जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करी है। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।